हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी ज्वाइन में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल ईएम यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल की क्लास, जिसमें कि आज हम ट्रिपल ईएम की पहली क्लास है, जिसमें कि हम ट्रिपल ईएम के पहले लेसन को कराएंगे। दोस्तों यदि आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए या हमारे नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें। और बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर दिया गया है कि पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। इसमें पहली हेडिंग दी गई है कि मटेरियल्स क्या होते हैं। तो बता दें दोस्तों, मटेरियल जो हैं जो हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जो होती हैं वो मटेरियल होती हैं, यानी कि पदार्थ होती हैं। ठीक है, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जो होती हैं वो पदार्थ होती हैं। ठीक है, मटेरियल्स होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, माइका, प्लास्टिक, पोर्सिलेन, बेकेलाइट, ट्रांसफार्मर, आयल, रबड़, कागज आदि आदि ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं, मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो पदार्थ की डिफिनेशन कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, विद्युत इंजीनियरिंग पदार्थों के कार्य। ठीक है, वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो देखिएगा, विद्युत इंजीनियरिंग पदार्थों के कार्य क्या क्या हैं, जिसमें कि पहले नंबर पर दिया गया है कि विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ठीक है, पहला जो कार्य होता है इसका विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है। और दूसरे नंबर पे क्या दिया गया है? विद्युत धारा को रोकना यानी इंसुलेटर की तरह व्यवहार करना। ठीक है, कुछ अलग की तरह व्यवहार करना। थर्ड नंबर दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा का संग्रह करना। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का संग्रह करना। नेक्स्ट दिया गया है नंबर कि विद्युत ऊर्जा को एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को किसी और प्रकार की ऊर्जा में व्यक्त करना, परिवर्तित करना। ठीक है, ये भी विद्युत इंजीनियरिंग के पदार्थों के कार्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा को एक प्रकार के परपथ से दूसरे प्रकार के परपथ में परिवर्तित करना, यानी कि किसी विद्युत ऊर्जा को एक प्रकार के परपथ से लेकर उसे दूसरे प्रकार के परपथ में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। पदार्थों का वर्गीकरण है जो निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जाता है: चालक, अचालक और अर्धचालक, यानी कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। दोस्तों अचालक को आप कुचालक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको अचालक को आप कुचालक भी कह सकते हैं। तो अब हम आगे जानेंगे कि चालक, अचालक और अर्धचालक क्या होते हैं, यानी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। या कंडक्टर यानी चालक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, सबसे अधिक होती है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ठीक है, और चालक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? वो है सिल्वर। ठीक है, ये कहीं पर बोला जाता है गुड कंडक्टर क्या है, वो सबसे अच्छा होता है सिल्वर। ठीक है जी, चांदी यानी कि। ठीक है, और ये सभी उस एग्जाम्पल दिए गए हैं कि चालक होते क्या हैं, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, टिन, ईटीसी। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल चालक के। नेक्स्ट हेडिंग दी गई है इंसुलेटर यानी अचालक, कुचालक। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है यानी 0 होती है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो उसे कुचालक कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, माइका, ये सारे हैं इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको कुचालक की श्रेणी में रखा गया है। तो ये हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। ठीक है, इंसुलेटर वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है यानी 0 होती है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, कुचालक कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ये हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या दी गई है? सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं? वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों की अपेक्षाकृत कम तथा अचालक की अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कि चालक से ज़्यादा और अचालक से कम, यानी कि अर्धचालक। उसके नाम से ही आप जान सकते हैं कि अर्धचालक मतलब चालक के
चालक से अधिक और तथा अचालक से कम। ठीक है, तो वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक की अपेक्षाकृत कम तथा अचालक की अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा बहुत कम प्रवाहित होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, अर्धचालक कहलाते हैं। इसी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की व्याख्या कीजिए, विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ई या ई माइनस से परिचित करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सरण आवेश मूलकण है। इलेक्ट्रॉन पर इकाई सरण आवेश पाया जाता है जिसका मान -1.6 × 10⁻⁻19 होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो 9.1 × 10⁻⁻81 किलोग्राम होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की और जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या होती है वो होती है 2.8 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में दीर्घवृत्तीय रूप से चक्कर लगाता है। ठीक है, चक्कर लगाता है। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो नाभिक में उपस्थित, जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, तो उस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या है उसके बराबर होती है। ठीक, इसके कहने का मतलब है किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने जाना इलेक्ट्रॉन के बारे में। और देखिएगा इसमें मेन पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, सारी डिफिनीशन आपको याद हो जाएगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, कितने सन में की है, ये सरावेशित कण है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या है, द्रव्यमान क्या है, तो इस सब चीज़ों को आप याद कर लीजिए, कितने आवेश इसमें चार्ज होता है। ठीक है, तो इसी को आप याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन आपको तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार प्रोटॉन को देखते हैं। प्रोटॉन क्या दिया गया है कि प्रोटॉन की खोज जो है वो वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने सन 1919 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो प्रोटॉन को हम P या H+ से व्यक्त करते हैं। प्रोटॉन जो है वो एक धनावेशित मूलकण है। यदि आपने इलेक्ट्रॉन को याद कर लिया तो आप प्रोटॉन को आराम से लिख देंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन एक धनावेशित मूलकण है। प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है जिसका मान +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन परमाणु की लगभग बराबर ही होता है। ठीक है, तथा इसकी त्रिज्या जो है वो लगभग 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। इसी प्रकार से इस न्यूट्रॉन को देख लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जो वैज्ञानिक थे वो जेम्स चैडविक ने सन 1932 ईस्वी में की थी। न्यूट्रॉन को N या 0N1 से प्रदर्शित करते हैं। यह एक उदासीन मूलकण है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, यह एक उदासीन मूलकण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता, है। ठीक है, इसका द्रव्यमान लगभग 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग में बराबर में होता है। ठीक है, तो लिथियम, बोरान इत्यादि अन्य हल्के तत्व पर अल्फा कणों की बमबारी करने पर ही न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर में होता है, तथा जो लिथियम और बोरान इत्यादि जो अन्य हल्के तत्व हैं उन पे अल्फा कणों की बमबारी करने पर न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका न्यूट्रॉन भी हो गया। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा लेसन नहीं है। ठीक है, इसमें एक और ये है कि इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बोर-बरी की योजना के अनुसार। देखिएगा, लैंग-म्यूर योजना को बोर तथा बरी ने सन 1900 के दो वैज्ञानिक थे, बोर और बरी ने सन 1981 में संशोधित किया था। तो इसी के अनुसार पर ये बोर-बरी की योजना बनाई गई थी। ठीक है, तो इस योजना की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं कि फर्स्ट नंबर बाद में दिया गया है किसी भी कक्षा में उपस्थित
इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वो बोरवरी के अनुसार जो है 2n स्क्वायर के बराबर होती है, जहाँ n जो है वो कक्षा की संख्या है। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, ये कक्षा को दिखाया गया है। पहली कक्षा में n बराबर 1, फिर दूसरी कक्षा में n बराबर 2, तीसरी कक्षा में n बराबर 3 और चौथी कक्षा में n बराबर 4। तो इसी और इस सूत्र में आप रख देंगे 2n स्क्वायर में। तो यहाँ पर देखिएगा n का मान 1 दिया गया है तो 2n स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2n स्क्वायर दिया गया है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप गलत देख लीजिएगा। ठीक है, ये 4 नहीं यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें करेंगे 3 का 9 तो 18, ये सही है और ये भी सही है। इसी प्रकार से सेकंड नंबर को देखते हैं। स्थायी परमाणु से सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो बोरवरी के अनुसार जो स्थायी परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, भीतरी कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं और भीतरी कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। यह नियम प्रथम कक्षा पर लागू भी नहीं होता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट दिया गया है कि जब सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो एक नई कक्षा प्रारंभ होती है। कहने का मतलब ये है कि जब सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो एक नई कक्षा प्रारंभ होती है, यानी कि नई कक्षा वहाँ से बन जाती है। ठीक है, और फोर्थ नंबर में दिया गया है सबसे बाहरी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, बाहरी कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं जब तक उससे भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उतने ही नहीं हैं जितने 2n स्क्वायर नियम से होने चाहिए। ठीक है, ये इसका नियम हो गया। ठीक है, और आगे कुछ खास नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहीं से आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसी में हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बाद में लास्ट में करवा देंगे। ठीक है, तो यही थे मेन क्वेश्चन। आपको ये यदि इस नोट्स की भी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।